फ्रेंड्स, यह जो आप देख रहे हैं टॉपिक, ये अधिगम वक्र से लिया गया है। और आप ये अधिगम वक्र का जो सवाल है वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम ले लीजिए, पिछले सवालों को आप देखिए प्रीवियस ईयर के, आपको अधिगम वक्र से एक सवाल ज़रूर मिलेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर इस वीडियो में और चर्चा करेंगे अधिगम वक्र के बारे में। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है लर्निंग कर्व्स, अधिगम वक्र। यदि हम अपनी सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें तो एक वक्र रेखा बन जाएगी। इसी को सीखने का वक्र या अधिगम वक्र कहते हैं, लर्निंग कर्व्स कहते हैं। अब ये जो थ्योरी है इसको आप ऐसे समझिए, आप खुद का उदाहरण लीजिए। आप देखेंगे कि हर बात आप हर तरीके से सीखते हैं। किसी बात को आप जल्दी सीख जाते हैं तो किसी बात को सीखने में आपको टाइम लगता है। और ऐसा जब आप ग्राफ बनाइएगा तो जो जल्दी आप सीख रहे हैं वो उसका वक्र उठा हुआ रहेगा, और जो लेट से सीख रहे हैं उसका वक्र आपको गिरा हुआ मिलेगा। तो इसे ही अधिगम वक्र कहा जाता है। इसमें हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, इसके मुख्य बिंदुओं को आप देख लीजिए। अधिगम वक्र का अर्थ एवं परिभाषा, अधिगम वक्र की विशेषताएं, अधिगम वक्र के चढ़ाव और उतार के कारण, अधिगम वक्र के प्रकार, अधिगम वक्र प्रभावित करने वाले कारक या तत्व, इन सबको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपका देखें कि मैं एक हेडिंग लेकर के आता हूँ, किसके लिए और क्या करें। तो बेसिकली ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्जाम वालों के लिए, सीटेट वालों के लिए, एसटेट, सुपर टेट, EMRS, DSSB, ऑल टीचिंग एग्जाम्स। यदि आप डीएड और बीएड की भी तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, दबाना है प्रेस बेल आइकन, यानी बेल आइकन आपको देखिए यहाँ पर बना हुआ उस तरह का आइकन मिलेगा, उसको दबा देना है ताकि हर वो वीडियो जो मैं डालूँ इस चैनल पर आपको जल्दी से मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद आपको एक लाइक करना है, कमेंट करना है ताकि हमारा मोटिवेशन बने, और दोस्तों में शेयर करें, अपना भला के साथ उनका भी भला करें। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें। अगर इच्छुक हैं तो वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा देखी ही ना। आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। कहा जाता है ना, अधगर गगरी छलकत जाए, अधभर गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पी खाए। यानी जो आधा ज्ञान होता है ना वो ज़्यादा नुकसानकारक होता है। या तो सीखें या ना सीखें, बीच बीच वाला स्थिति ना रखें। तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। अधिगम वक्र या का अर्थ एवं परिभाषा है। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ लर्निंग कर्व्स। अधिगम वक्र का अर्थ, हम अपने जीवन में अनेक नई बातें, नए कार्य एवं नए विषय सीखते हैं, जैसे कार चलाना, अंग्रेजी पढ़ना, चित्र बनाना इत्यादि। किंतु हमारी इन सबको सीखने की गति आरंभ से अंत तक एक सी नहीं होती। वह कभी तेज होती है तो कभी धीमी होती है। हमने पहले ही चर्चा कर चुका है इस चीज़ में। नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम वक्र एक पद्धति है जिसके द्वारा अधिगम के रूप, आकार, मात्रा को प्रकट किया जाता है। दूसरे शब्दों में अधिगम वक्र सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को व्यक्त करता है। यानी इसको आप समझिए, यदि आप जल्दी सीख रहे हैं तो ये उन्नति हो रहा है, और आप सीख नहीं रहे हैं, आपका मन ही नहीं है सीखना, तो आपका जो वक्र होगा वो गिरा हुआ वक्र होगा, उतरा हुआ वक्र। तो दोनों को यह व्यक्त करता है। देखते हैं चार्ल्स स्किनर के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है। CE स्किनर के अनुसार अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का वर्ग अंकित कागज पर ब्यौरा है। यानी ग्राफ पेपर पर ये जो उन्नति हो रही है या अवनति हो रही है सीखना, उसका यह ब्यौरा दिया हुआ रहता है। अलेक्जेंडर के अनुसार जब आंकड़ों को वर्गांकित कागज पर अंकित किया जाता है तो वह वक्र बन जाता है। आपने मैथ में भी बनाए होंगे कितने सारे ग्राफ, उसमें सारे ग्राफ के जो
हाइट्स होते एक जैसे नहीं होते, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। इसका लेखक का नाम नहीं दिया हुआ है। रेमर्स और उसके सहयोगियों के अनुसार सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया को आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। यानी वक्र जो है ये सीखने का एक तरीका है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की अधिगम की क्रिया में जो कुछ करता है, यानी तीव्र तेजी से करता है या धीमा गति से करता है, उसे हम अधिगम वक्र के रूप में प्रकट कर सकते हैं। इसे ग्राफ पेपर पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अब अधिगम वक्र की विशेषताएं देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग कर्व्स। अधिगम वक्र की अनियमितता, इरेगुलर लर्निंग कर्व्स। हमने कहा था आपसे कि कोई भी रेगुलर नहीं पढ़ सकता है या रेगुलर नहीं सीख सकता। आप खुद का ही लीजिए, दूसरा को छोड़िए। हो सकता है आपका तबीयत खराब हो, मन खराब हो, तो आप उतनी तेज़ी से नहीं सीखेंगे। या और भी फैक्टर है, या बगल में कोई डीजे बजा दिया, आप पढ़ने बैठे, आपका ग्राफ गिरेगा, आप उस तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। अधिगम वक्र के द्वारा अधिगम की अनियमित उन्नति प्रकट होती है। प्रकट होने वाली अस्थिरता का कारण पाठ्यक्रम की कठिनाई, दूषित वातावरण, अनुपयुक्त शिक्षण विधि का दोष वक्र में प्रकट हो जाता है। अब फिर से समझें, अगर आपका पाठ्यक्रम हार्ड है, सिलेबस, तो आपको कठिनाई होगी। दूसरा, वातावरण सही नहीं है। जैसे अगर मैं अभी वीडियो बनाने बैठा हूँ और बगल में कोई बाराती पार होगा तो मुझे पढ़ाने में भी दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर वक्र तो गिरेगा ना। अनुपयुक्त शिक्षण विधि, अगर पढ़ाने ही नहीं आता हो शिक्षक को, आप सरकारी स्कूलों में ऐसे उदाहरण देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्हें कुछ आता जाता है नहीं, लेकिन ऊपर वाले की दया से वो शिक्षक बन गए या किस्मत साथ दिया वो शिक्षक बन गए। तो ऐसे लोग जो पढ़ाएंगे उसमें क्या होगा? उसमें तो वक्र गिरेगा ही छात्र का, वो सीखने का तरीका भी गिरेगा। वो खुद नहीं जानते, दूसरों को क्या सिखाएंगे, है ना। तो आप ऐसे उदाहरण YouTube में देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे शिक्षक जिन्हें प्रधानमंत्री तक का नाम याद नहीं है, जिन्हें संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं याद है, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते थे? ये उपयुक्त शिक्षण विधि का दोष हुआ कि नहीं? ये सभी चीज़ें अधिगम वक्र में अनियमितता लाती है। अगला देखते हैं, उदाहरण पहले इसका देख लेते हैं। उदाहरण के लिए, कोई छात्र किसी विषय में लगातार उन्नति करता जा रहा है, यकायक उसे कहीं बाहर जाना पड़ता है, इस समय उसका अभ्यास छूट जाएगा। मान लीजिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, मान लेते हैं हमारे आर्मी भाई लोग हैं, उनका नासिक में पोस्टिंग है, तो अपने परिवार के साथ नासिक में रहता है। उसका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, उन्नति भी कर रहा है, ग्राफ भी ऊंचा उठ रहा है, लेकिन किसी कारण बस उसका ट्रांसफ़र बेंगलोर हो जाता है। तो ये जो गैप होगा बीच में, वो नए स्कूल में जाएंगे, माहौल में ढलेंगे, कैसे शिक्षक मिलेंगे, तो क्या उनका ग्राफ गिरेगा कि नहीं? बिल्कुल गिरेगा, उसका अभ्यास छूटने के कारण। इससे उसके अधिगम में स्वाभाविक रूप से शिथिलता आएगी। तो यही तो मैंने कहा था ना शुरू में। अगला है दूसरा ऑप्शन, कार्य कारण का संबंध ज्ञात होता है। अधिगम वक्र से यह पता चलता है कि सीखने की क्रिया और उससे प्रेरित करने वाले साधन और कारकों में क्या संबंध है। देखिए, कारक क्या है? उसको प्रेरित करने वाली कारक, वो क्यों पढ़ने आ रहा है, वो क्या पढ़ना चाह रहा है, बहुत सारे कारक होते हैं। और साधन उनके पास क्या उपलब्ध है। मान लेता हूँ मैं पढ़ने का इच्छुक हूँ पूरा, और हमारे यहाँ 3 दिन से लाइट नहीं है, तो मेरे पढ़ने के वक्र में और सीखने के वक्र में गिरावट आएगी। अगर मेरे पास सब चीज़ उपलब्ध है, लाइट भी है, सब चीज़ है, शिक्षक भी अच्छा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको शादी घर ले गए किसी पार्टी में, क्या वहाँ पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। या संबंध अच्छा भी हो सकता है या खराब भी, है कि नहीं? तो खराब का मैंने उदाहरण बता दिया,
और अच्छा का उदाहरण अब थोड़ा सुन लीजिए। एक बच्चा खूब मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं सीख पा रहा है, उसे हम क्या करेंगे, ऐसे दोस्तों की संगत में लाएंगे जो उसी के क्लास में पढ़ते हैं और वो थोड़ा उनसे ज़्यादा होशियार है। तो साथ में रहने के कारण जब वो देखेगा कि हमारे दोस्त पढ़ रहे हैं इस टाइम में और मैं अकेला खेल रहा हूँ, नहीं मैं भी पढ़ूंगा, तो ऐसा करने से क्या होगा, उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और एक रिलेशन अच्छा हो जाएगा साधन और कारक के बीच में, और वो पढ़ना शुरू कर देगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। शारीरिक एवं मानसिक क्षमता की जानकारी होना। अधिगम वक्र के द्वारा सीखने वालों की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता की जानकारी मिलती है। उन्नति अधिक होने से क्षमता अधिक जानकारी मिलती, जबकि इसमें कमी होने से क्षमता कम मालूम पड़ती, क्योंकि शारीरिक एवं मानसिक क्षमता आयु के अनुसार बदलती रहती है। सीखने में उन्नति, इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग। अधिगम वक्र के द्वारा सीखने में उन्नति का ज्ञान होता है। कैसे बच्चा सीख रहा है, कितना सीख रहा है, वो जानकारी हो जाती है। अधिगम वक्र को 3 भागों या अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम। इन तीनों अवस्थाओं में सीखने की उन्नति एक समान नहीं होती है। स्टट एवं ओकडन के अनुसार उन्नति की गति एक समान नहीं होती है। अंतिम अवस्था की तुलना में प्रारंभिक अवस्था में उन्नति की गति बहुत अधिक होती है। आप खुद ही ले लीजिए, एक साइकिल छोटे बच्चे को ला दीजिए, आपके यहाँ तो होंगे ही, हमारे यहाँ भी, सबके यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, उसको आप एक साइकिल ला दीजिए, देखिएगा आप रोज़ रोज़ चलाएगा, रोज़ रोज़ चलाएगा और उससे मज़ा आएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप पाएंगे कि बच्चा अब उतना साइकिल नहीं चला रहा है, अब उसको उतना मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या हमें सीखने मिला कि शुरू में तो बहुत मज़ा आता है, बहुत तेज़ी से सीखता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे कम होने लगता है। प्रारंभिक स्तर या अवस्था, तो इसको 3 स्तर में बांटा था। पहला देखते हैं, सकारात्मक अधिगम वक्रों में प्रारंभिक स्तर 0 अथवा कम होता है। वक्र रेखा में कोई विशेष उन्नति नहीं दिखाई देती है। बहुधा प्रयोज या अधिगम स्थिति में समायोजन न हो पाना इसका मुख्य कारण है। जब अधिगम करता पहले से अधिगम के लिए तैयार होता है तब प्रारंभिक स्तर में शीघ्रता दिखाई देती है। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, वो प्रारंभिक हुए, उसे ले जाकर स्कूल में ले जाते, वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा, उसे समस्या आएगी, वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा, अपने आप को ढाल नहीं पाएगा, तो थोड़ा धीरे शुरुआत होगा। लेकिन कोई बच्चा है वो इच्छुक है, नहीं पापा हम भी स्कूल जाएंगे, मम्मी मुझे भी स्कूल भेजो, तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा उसके मुताबिक जो इच्छुक नहीं है। दूसरा इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहा कि इन्होंने कहा, ये गेट्स तथा उनके सहयोगियों के अनुसार या दूसरे लोगों के अनुसार सीखने की गति प्रारंभिक गति तीव्र होती, पर इसको किसी भी दशा में सीखने का सार्वभौमिक विशेषता नहीं कहा जाता है। गेट्स ने उल्टा बात कहा है, उन्होंने कहा कि सीखने की प्रगति आरंभ होती है, वो साइकिल वाला उदाहरण ये गेट्स ने कहा है, तो इसे सार्वभौमिक नहीं मान सकते। सार्वभौमिक का मतलब होता है सब माने, जैसे सूरज हमें ऊर्जा प्रदान करती, सब मानता है, तो सार्वभौमिक, इसे यूनिवर्सल ट्रूथ भी कहा जाता है। लेकिन हम यह कह दें कि हमेशा शुरू में तेज ही सीखेगा, तो क्या यह सही है? नहीं है, हर बार ऐसा नहीं हो सकता है। मध्य अवस्था या स्तर, जैसे जैसे व्यक्ति कार्य का अभ्यास करता जाता है वैसे वैसे सीखने में उन्नति करता है, पर उसकी उन्नति रूप अस्थायी नहीं होती। फिर वही बात आ जाए, अगर मैं आपको कहूँ मोटरसाइकिल चलाओ, तो आप पहले दिन समस्या महसूस करेंगे, 6-7 दिन चलाते 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 जब आप अभ्यास करेंगे बार बार, तो आप एक दिन अच्छा मोटरसाइकिल चलाने लगेंगे। तो ये देखिए, तो क्या आप हमेशा अच्छा चलाएंगे? हो ही नहीं सकता है, कभी अच्छा चलाएंगे तो कभी ख़राब भी चलाएंगे, ये तो परिस्थिति पर निर्भर करेगा। मान लीजिए आप रात जगह और कहीं बाइक से जा रहे हैं, तो आपको झपकी आने लगेगा, आपको लगेगा कहीं घुसा देंगे खेत में ले जाकर। कभी वह उन्नति करता हुआ जान पड़ता है और कभी अवनति, यानी सीखना मध्य स्तर में भी कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा। अधिकांश वक्र रेखाओं में मध्य स्तर पर अधिगम की तीव्र होने का बोध होता है। अधिकतर देखेंगे आप मिडिल स्टेज में ही ज़्यादा बच्चे सीखते हैं, क्योंकि उसमें बार बार वो अभ्यास करते हैं।
अनेक बार मध्य स्तर पर अधिगम वक्र रेखा कभी ऊपर उठती है तो कभी नीचे गिरती है, परंतु वक्र की सामान्य प्रकृति ऊपर उठती हुई नजर होती है। यानी प्रैक्टिस करने से, बार बार अभ्यास करने से वो ज़्यादा ही सीखता है, बहुत कम मामले में वो नीचे आता है। मान लीजिए किसी बच्चे को हम टेबल सिखा रहे हैं तो शुरू शुरू में कठिनाई हुआ, लेकिन बार बार अभ्यास करने से मध्य अवस्था में उसे आसानी होने लगती है, वो जल्दी जल्दी सीखने लगता है। अंतिम अवस्था या स्तर, फाइनल स्टेज लेवल स्प्रेड, जैसे जैसे सीखने की अंतिम अवस्था आती जाती है वैसे वैसे सीखने की गति धीमी हो जाती है। अंत में एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब सीखने की सीमा पर पहुंच जाता है। यानी आप खुद ही देख लीजिए कि कितना पढ़ेगा, बीच बीच में अगर रेस्ट नहीं होना, लगातार पढ़ते 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 बोरिंग होने लगता है। कितना, जैसे आप लोग ही हैं, वीडियो को शुरू शुरू में जोश से देखते हैं, बीच में भी ठीक ठाक, अंत में स्किप करना शुरू कर देते हैं। ये तो मनोविज्ञान में ही है, आप खुद नहीं करते, आपसे ऐसा हो जाता है। तो इसी में कंट्रोल करना है, आपको पूरा देखना अंत तक। और जब आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि हाँ अब हमने सीख लिया, तो आपको देखने की इच्छा करेगी ही नहीं। मान लीजिए मैं आपको 10 दिन तक जोड़ सिखाता हूँ, सिखाते सिखाते आप शुरू शुरू में बोरिंग लगेगा, बीच में अभ्यास करते करते सीख जाएंगे, और जब 10 दिन हो जाएगा तो आप खुद कहेंगे सर कितना बार बार जोड़ बनवाते हैं, दूसरा सिखाइए ना। देखिए अंत अवस्था आ गई ना, यही पर यहाँ पर कहा गया यही बात। गेट्स तथा अन्य के अनुसार सिद्धांत रूप में सीखने में उन्नति की पूर्ण सीमा संभव है, पर व्यवहार में शायद वह कभी प्राप्त नहीं होती है। यानी सीखना यहाँ कह रहा है कि सीखना संभव है कि हाँ अब नहीं सीखेंगे, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? मनुष्य जिंदगी भर सीखता है, जब से जन्म होता है, जब मर जाता है तब तक सीखते रहता है। अधिगम वक्र के चढ़ाव और उतार के कारण ये जो ग्राफ ऊपर गया और फिर नीचे आता है, ग्राफ कभी चढ़ता है कभी नीचे आता है, इस तरह करके ग्राफ बनता है। तो इसकी क्या कारण है ये भी हम देखते हैं। तो पहला है एक्साइटमेंट, यानी उत्तेजना। जैसे अगर आप, फिर मैं वही उदाहरण लूँगा कि आपके घर में पापा ने एक नई नई कार लाई, तो आप बार बार कहेंगे पापा सिखाइए ना, हमको भी सिखाइए ना, फील्ड ले चलिए ना, सिखाइए ना। आपके अंदर उत्साह है, उत्तेजना है, तो आप तुरंत सीख जाइएगा। अब है एडेप्टेशन, यहाँ पर आत्म संतुलन लिखा हुआ। एडेप्टेशन मतलब होता है ग्रहण करना। तो यदि आपके अंदर उत्तेजना ज़्यादा है तो आप जल्दी ग्रहण कीजिएगा। आपके बर्थडे में आपको ट्राई साइकिल ला दिया, जब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसे हम बर्थडे में ट्राई साइकिल ला दें, तो उत्तेजना के कारण वो जल्दी ग्रहण करेगा, रोज रोज उसको घुमाते रहेगा घुमाते रहेगा घुमाते रहेगा, वो सीख जाएगा। अब इसमें थकान का भी मायने है। मान लीजिए कि कोई बच्चा स्कूल गया है, आज वहाँ फिजिकल एक्टिविटी हुआ था, होमवर्क तो मिलते ही हैं बच्चों को, वहाँ पर उसे फिजिकल एक्टिविटी कराया गया, फुटबॉल खेल हुआ। अब घर आया तो थका हुआ है, और आप उसे क्या करें, जल्दी से खाना खाओ, हाथ मुँह धो, होमवर्क बनाने बैठ जाओ, तो कहेगा नहीं पापा थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए ना। नहीं नहीं, पढ़ने बैठो, होमवर्क करो, तब खेलना, तब रेस्ट करना। ऐसे में वो डर से बैठ तो जाएगा, लेकिन उस पर थकान हावी होगा, उसको झपकी आना शुरू हो जाएगा, वो नींद आने लगेंगे। तो ऐसे में आप क्या कीजिए, उसे थोड़ा देर खेलने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए, फिर पढ़ाइए, पढ़ने बैठिए, देखिए उसका वक्र बढ़ेगा। अब अभ्यास, और कोई अभ्यास बार बार किया जाए तो उसमें सीखने का वक्र बढ़ जाता है। मान लीजिए आप कर्सिव लिखते हैं, तो कर्सिव लिखते समय बच्चे क्या करते हैं, आप और हम सभी बच्चे जो भी हैं, जितने भी सीखने के इच्छुक हैं, वो कर्सिव को धीरे धीरे स्ट्रोक को लिखता है। पहले वो इस तरह लिखेगा, पहले लिखेगा ऐसे करके घुमाएगा, फिर ऐसे करके लिखेगा बी, फिर वो इस तरह करके सी। पहले वो सीखेगा, लेकिन जब सीख जाएगा तो वो लिखेगा इस तरह, है ना। ये देखिए, तो ये अभ्यास के कारण भी तो वक्र जो होता है चढ़ता उतरता है कि नहीं। अब प्रोत्साहन, स्टिमुलेशन, यदि आप उसे प्रोत्साहन देते हैं बच्चों को, किसे, बच्चों को, अगर तुमने यह कर दिया ना तो आज मैं तुम्हें ये चीज़ कर दूंगा, तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा, तुम्हें पार्टी में ले जाऊंगा, शादी में ले जाऊंगा,
तो या आप उसे कहें कि गर्मी छुट्टी हो गई है, देखो बेटा सारा होमवर्क अपना कर लो 5 दिन के अंदर, होमवर्क 1 महीने का 5 दिन के अंदर कर लो, हम लोग मामा के यहाँ घूमने जाएंगे। क्योंकि बच्चा साल भर से कहीं गया नहीं है तो उसे लगेगा कि हाँ होमवर्क यहीं ख़त्म कर लेते तो हमको वहाँ मामा घर में होमवर्क नहीं बनाना पड़ेगा, या 10 दिन हम मस्ती करेंगे। तो प्रोत्साहन दिया ना आपने, तो ऐसे में भी बच्चे का वक्र अधिगम वक्र चढ़ाव उतार होता है। नेक्स्ट है अधिगम वक्र के प्रकार। एक है सरल रेखीय वक्र, दूसरा है उन्नतोदर वक्र या ऋणात्मक वक्र, नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र, मिश्रित वक्र या अवग्रास वक्र। देखते हैं ये सब एक एक करके। सरल रेखीय वक्र, यह वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए व्यक्त करता है। यह वक्र बहुत ही कम दशाओं में पाया जाता है। यानी व्यक्ति या बच्चा जब लगातार सीख ही रहा है, वो कम नहीं सीख रहा, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, लेकिन ऐसा तो बहुत कम ही होता है। ऐसा तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि लगातार सीख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम करता है। तो यदि लगातार वक्र बढ़ रहा है सीखने का, तो वो उसे हम कहेंगे सरल रेखीय वक्र। ये आप देखिए, देख रहे हैं ना, यानी आप देखिए 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो अभ्यास किया, तो इससे क्या हुआ, सीखने का वक्र बढ़ गया, एकदम सीधा ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे सरल रेखीय वक्र। अब है उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स या ऋणात्मक उन्नति सूचक वक्र। अब देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन, इस वक्र में अधिगम की क्रिया में आरंभ में अधिक प्रगति दिखाई पड़ती है। अभ्यास के बढ़ने के साथ साथ उन्नति की गति शिथिल पड़ जाती है और अंत में एक वक्र एक सीधी रेखा या पठार के रूप में हो जाता है, जो यह बताता है कि अब अभ्यास के फलस्वरूप अधिक उन्नति संभव नहीं है। इसका ग्राफ देखते हैं हम। ये देखिए शुरू में प्रगति अच्छी हुई है, अब धीरे धीरे क्या हो गया, प्रगति कम हो गई है। अभ्यास के दिनों की इकाई नीचे है और प्रति इकाई प्राप्ति। तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा अभ्यास किया तो शुरू में तो ठीक है बढ़ा, या बाद में वो धीरे धीरे कम होने लगा। उसका देखिए ऊपर जा रहा है, लेकिन अब वो झुकेगा, आगे जाने के बाद वो झुकेगा। यानी शुरू में अच्छा स्पीड रहता है और बाद में स्पीड कम हो जाता है। प्रारंभ में सीखने की गति इसलिए धीमी, इसलिए वह कार्य से भली भांति परिचित नहीं हो पाया था। उसने सीखने की यह विधि का चुनाव नहीं किया था, अथवा उसके पास उचित नहीं साधन नहीं थे या अभ्यास नहीं थे। जब सीखने वाली विधि में स्थिरता आ जाती है तो वह अपने कार्य में भली भांति परिचित हो जाता है, फिर सीखने की गति तीव्र होने लगती। चलिए फिर से एक बार इसको देखिए। ये बच्चा जो 0 डे था, वहाँ से आप देखिए धीरे धीरे वो उसका ग्राफ बढ़ रहा है। उसके पास साधन नहीं थे तो कम है, बीच में ऊपर उठा, सीखते गया, धीरे धीरे सब चीज़ मिला उसको। लेकिन जब सीख जाता है तो एक क्रम आने के बाद उसका ग्राफ अब यहाँ से गिरना आरंभ हो जाएगा। यहाँ शुरू से है ना, यहाँ से चढ़ रहा है और फिर आकर के गिर जाएगा। तो ये देखिए कॉन्वेक्स लग रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं मिश्रित वक्र या अवग्राहस वक्र। मिश्रित या अवग्राहस वक्र अलग से कोई वक्र नहीं है, वास्तव में यह नतोदर और उन्नतोदर दोनों है, दोनों मिला दिया गया। इसमें वक्र में प्रारंभिक घंटों में गति धीमी रहती है और फिर तेज हो जाती है, इसके पश्चात फिर धीमी फिर तेज। देखिए यहाँ पर मिश्रित किया हुआ, पहले धीमा चल रहा है इसलिए ग्राफ गिरा है, फिर तेज हुआ तो फिर ग्राफ उठा, फिर धीमा हुआ फिर तेज हुआ। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, धीरे धीरे पढ़ रहा है, उधर से सर आए, चलो जोर जोर से पढ़ो, तुम लोग भी पढ़ो, मोटिवेट किए हल्का सा, तो स्पीड बढ़ा, ठीक है तुम लोग करना, बनाना, पढ़ना, हम आ रहे हैं। जैसे ही शिक्षक बाहर गया फिर वो चुपचाप बैठ गया, फिर आया शिक्षक, अरे तुम लोग शांत हो, चलो पढ़ो, फिर से पढ़ना शुरू किया। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है, कभी तेज कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इसे हम करेंगे मिश्रित। तो मिश्रित का एक शर्त है, पहले हमेशा धीमा होगा, फिर स्पीड बढ़ेगा, फिर धीमा, फिर स्पीड, ऐसे होगा। ऐसा नहीं कि पहले स्पीड। अधिगम वक्र को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व।
पूर्वानुभव, प्री एक्सपीरियंस। अधिगम में पूर्वानुभव प्रगति का प्रदर्शन करते हैं। वक्र में बालक द्वारा पूर्व ज्ञान का लाभ उठाने, नवीन ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया और उसका परिणाम स्पष्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, इसको समझते हैं। देखिए पूर्व अनुभव, देखिए कुछ बच्चे, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, एक बच्चा आया था, मैं उसे पाइथागोरस प्रमेय बता रहा था। उस बच्चे ने खड़ा होकर हल्ला करना शुरू कर दिया, सर ये वाला तो जानते हैं। उसने मुझे यह भी मौका नहीं दिया कि सर मैं क्या बताने वाला हूँ। तो यहाँ जो पूर्वानुभव है, यानी वो पहले से जान रहा था उसको, पाइथागोरस प्रमेय को। उस जानकारी ने, पहले वाली जानकारी ने उसे बाधित किया कि इसे अब क्या सीखना है, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, उसे यह देखना था कि ये सर क्या बता रहे हैं। तो पूर्वाग्रह से प्रेरित था वो, पहले से मोटिवेटेड था, सेल्फ मोटिवेटेड, कि मैं तो इसे जानता हूँ। क्या हर कोई हर चीज़ जान सकता है? नहीं जान सकता है ना। तो ऐसे बच्चे करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं मैं तो 9th में चला गया हूँ, आप कहाँ से, न पता नहीं कहाँ से सवाल देते हैं। तो पहले से पूर्वाग्रह में, मैं तो बड़ा क्लास में हूँ ना, मैं 9 में हूँ, 10 में हूँ। लेकिन यदि उसे कभी कभी छोटी कक्षाओं का सवाल पूछ दिया है तो वो जवाब नहीं दे पाते। तो ये उसके कारण हुआ क्योंकि वो पहले से, कुछ बच्चे कहते हैं ना, एडवांस बनने की ज़्यादा कोशिश कर रहा था। ऐसे में उसका सीखने का क्रम जो है वो गिर जाता है। लेकिन इसमें एक फ़ायदे भी हैं। यदि आप एक चीज़ को जान रहे हैं और दोबारा उस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो आपका सीखने का क्रम स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जल्दी सीखेंगे। अब है आभास, फीलिंग। अधिगम की जाने वाली क्रिया यदि आभास मात्र भी हो जाए तो उसका वक्र में लक्षण आ जाता है, प्रभाव दिख जाता है वक्र में। परीक्षा के समय का अगर एक सूत्र भी आपको मिल जाए तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने 90 नंबर का बनाया और 2 सवाल आपको 5-5 नंबर के छूट रहे हैं क्योंकि आप फॉर्मूला थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, लेकिन जरा सा किसी भी तरह से आपको आभास आ जाए तो आप उसे अच्छा कर सकते हैं, आपका 100% नंबर आ सकता है। तो आभास का भी मायने रखता है। सरल से कठिन की ओर, अधिगम की क्रिया यदि सरल से कठिन की ओर सिद्धांत पर आधारित है तो वक्र पर उसका अंकन उन्नति सूचक होगा। यानी पहले बच्चों को आप हल्का से शुरू कीजिए, डायरेक्ट भारी सवाल दे देंगे या डायरेक्ट कठिन दे देंगे तो वो प्रभावित करेगा, वो सीखने में उसको टाइम लगेगा। तो थोड़ा धीरे 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 करके लेवल को बढ़ाइए। आप मेरे SST के वीडियो को देखे होंगे जो मैं साप्ताहिक लेकर के आता हूँ। तो बेसिक से हमने शुरू किया, छोटा 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 छोटा, और लेवल अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऐसा ही आपको संस्कृत के मेरे वीडियो में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वीडियो को देखिए, बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, उस सब में चेक करिए। तो आप देखेंगे तो पहला वीडियो मैंने संस्कृत बनाया था, सह तीतः अंतिसह तव तो ये सब का। तो बताइए कौन नहीं जानता है? नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। तो अगर मैं उनके लिए लेवल थोड़ा नीचा रखूँगा तो वो आसानी से सीख जाएंगे, और धीरे धीरे लेवल अब बढ़ने लगा है, तो इससे उन्नति होगी उसकी। कौशल, सीखने की क्रिया में कौशल का अर्जन होने पर मापन के समय इसका प्रभाव स्पष्ट। कौशल यानी टेक्निक, कला, उसके अंदर वो सीख गया है, वो आसानी से सीख पाएगा, वो पकड़ में आ गया उसका क्या कहना चाह रहा है, स्किल है उसके अंदर। उत्साह, यदि अधिगम की क्रिया के लिए यदि सीखने वाले के प्रति यदि पूर्व उत्साह हो तो उसका दर्शन वक्र भी हो जाएगा। अगर कोई बच्चा एक्साइटमेंट है पहले से कि ना मैं इसे सीखूंगा, तो उसके वक्र में भी यह बात झलकेगी, दिखेगी। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और आप हमें कमेंट करके बताएं लेक्चर कैसा लगा। कोई समस्या है तो आप हमें वह भी बता सकते हैं। मैं आपकी बातों को देखता हूँ, हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, अब तक के लिए धन्यवाद।